अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। उसके अंदर हमने आज के वीडियो के अंदर टॉपिक नंबर 22.1.3 को पढ़ना है, जिसके अंदर हमने क्रोमोसोम्स को डिस्कस करना है। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये तमाम तर चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। अच्छा भाई, क्रोमोसोम यहाँ पे उसके नेम की मीनिंग लिखी है कि भाई क्रोमोसोम्स दो वर्ड से मिलके बना है। क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर, सोमा यानी बॉडी, कलरफुल बॉडी। देखो भाई, यहाँ पे लाइन पे क्या लिखा है, यहाँ पे द लिटरल मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स की जो लिटरेचर मीनिंग है, इसका मतलब है कलर्ड बॉडीज। बट द क्रोमोसोम्स आर नॉट कलर बॉडीज, ये एक मिसनॉमर है। सही है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि क्रोमोसोम एक मिसनॉमर है, गलत नाम रखा गया। उस वक्त ऐसा लगा कि क्रोमोसोम कोई कलर्ड बॉडी है, जिसकी वजह से ये नाम रख दिया गया। अच्छा भाई, क्या कहता है यहाँ पे, देयर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो था, जिसका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग, जिसको पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्क्राइब किया हिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको देख जरूर लो। अब ये क्या कहता है, व्हेन ही स्टेन्ड सैलेमेंडर लार्वल सेल। भाई ये चीजें मैंने बताई थी कि उसने, इस बंदे ने क्या किया था, सैलेमेंडर के लार्वल सेल को स्टेन किया डाई के साथ, जिसका नाम था पार्किंस एनिलीन। सही है, ये वर्ड डाई था। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि जस्ट लाइक वॉल्टर फ्लेमिंग on the discovery of chromosome stained salamander larval cell with a dye called that is Parkins aniline। सही है। अच्छा, अब जब उसने ये क्या किया कि भाई उसने सैलेमेंडर का सेल ले लिया, उसको डाई किया, और फिर उसके बाद जब उसने ऑब्जर्व किया तो ही फाउंड डार्कली स्टेन्ड थ्रेड्स। उसने देखा कि भाई न्यूक्लियस में कुछ डार्क स्टेन, यानी उसका कलर थोड़ा सा डार्क है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको उसने नाम दे दिया क्रोमोसोम्स का, यानी कलरफुल बॉडी। सही है भाई, इस तरह से उसकी जो है ना क्रोमोसोम्स की एक छोटी सी डिस्कवरी को यहाँ पे ट्रेस किया गया। अब जरा देखते हैं कि क्रोमोसोम असल में है क्या। Chromosomes are thread-like structures। सही है, thread-like structures होते हैं, made up of highly condensed chromatin material। अच्छा, highly condensed chromatin material, सबसे पहले तो ये समझो कि क्रोमैटिन मटेरियल होता क्या है। क्रोमैटिन मटेरियल भाई आप अभी आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डीएनए होता है, डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो बहुत लंबी होती है, एक सेल में तकरीबन 2 मीटर के बराबर होती है, तो या फिर 7 फीट के बराबर होती है। तो अब ये जो इतना लंबा डीएनए का स्ट्रैंड है, ये छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको एक लंबा सा धागा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई ये धागा अपनी जेब में रखो, तो आप उसको क्या करोगे, रोल कर लोगे, कॉइल कर लोगे और फिर अपनी जेब में रख लोगे आसानी से। तो उसी तरह से क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोटीन के अराउंड कॉइल हो जाता है, और प्रोटीन के अराउंड कॉइल होने के बाद एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है। तो भाई क्रोमोसोम्स जो प्रोटीन के अराउंड कॉइल हो रहा है और उसके बाद जो कंडेंस स्ट्रक्चर हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, और क्रोमोसोम उसी से बनता है। तो याद रखना, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स तभी विजिबल होता है। नॉर्मल सेल में जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तब वो विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी है, अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन स्पेसिफिक नंबर, यानी क्रोमोसोम्स जो भी अपीयर होगा, अगर आप जिसका भी सेल लोगे उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर में अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने ह्यूमन का सेल लिया है तो उसको, उसके सेल्स जब डिवाइड होंगे तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर 46 होंगे। चिंपैंजी लिया है तो 48 होंगे, फ्रॉग लिया है तो 26 होंगे। तो इस तरीके से होता है, और जो क्रोमोसोम है वो जीन को कैरी करता है। सही है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। इन द बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल थ्रेड्स which are attached to each other called sister chromatids। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा भाई, ये क्रोमोसोम्स जो है क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन डिवाइडिंग सेल। अब ये सेल का न्यूक्लियस है, एक नॉन डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस है भाई, जो अभी डिवाइड नहीं हो रहा। तो नॉन डिवाइडिंग में जब अगर आप नॉन डिवाइडिंग सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर आपको ऐसा एक उलझा हुआ धागा नजर दिखाई देगा, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमोसोम नजर नहीं आएगा। जब ये सेल डिवाइड होगा तब आपको ये क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस उस सेल में दिखाई देगी। अच्छा जी, अब क्रोमोसोम जो होता है उसके बताया कि भाई दो क्रोमैटिड्स हैं।
इन दोनों क्रोमैटिड को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, सही है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स के दो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई देयर इज अ कॉन्स्ट्रक्शन इस पूरी पार्ट के अंदर, एक क्रोमैटिड के अंदर और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शन है। तो उस कॉन्स्ट्रक्शन को नाम दिया जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, सही है भाई। इस सेंट्रोमेयर पे आपके पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये प्रोटीन काम आता है कि जब सेल डिवाइड होगा, तो सेल जब डिवाइड होता है तो आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है और स्पिंडल फाइबर बनता है, और वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को होल्ड करते हैं। तो ये एक हुक लाइक प्रोटीन होता है जिसके जरिए से वो आपका क्रोमोसोम्स होल्ड होते हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं, सही है। अच्छा, अब ये जो क्रोमैटिड्स है, इसके यहाँ सेंट्रोमेयर से यहाँ तक का जो टर्मिनल तक का पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं आर्म, सही है। अब बेटा क्रोमोसोम्स के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी बनता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोलस से बनता है। न्यूक्लियस में एक छोटा सा सेंट्रल पार्ट भी होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोलस से ये बनता है। मैं अभी आपको इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। अब इस देखो, ये इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो डीएनए का हिस्सा है ना, ये वाला, तो ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, सही है। अब इस सैटेलाइट के अंदर जितना भी डीएनए होता है वो किसी काम का नहीं होता, जिसको हम जंक डीएनए कहते हैं, और उसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है, ये ब्लू वाला पार्ट जो है, इसको हम टीलोमेयर कहते हैं, सही है। इससे ये टीलोमेयर इन क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड, यानी ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने नहीं देता, और ये क्रोमेटिड्स की दूसरी साइड्स में भी मौजूद होता है, यानी इधर भी मौजूद है और उधर भी मौजूद है, तो ये इसको मिक्सअप होने नहीं देता। एजिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एजिंग का टॉपिक पिछले चैप्टर में मौजूद है, उसके अंदर इसको डिस्कस किया गया है। तो भाई ये इस तरह का आपके पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखो भाई, सेंट्रोमेयर है ना, इस सेंट्रोमेयर की लोकेशन के बिहाफ पे हमारे पास ये 4 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखो, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में ये जो सेंट्रोमेयर है ये बिल्कुल बीच में है, दोनों आर्म एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है मेटासेंट्रिक, सही है। ऐसा क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक कहलाता है। और दूसरा आपके पास ये वाला जो क्रोमोसोम है, इस पे एक आर्म का साइज छोटा है और एक आर्म का साइज थोड़ा बड़ा है, इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये जो छोटा आर्म है इसको पी आर्म कहते हैं, और ये जो बड़ा आर्म है इसको क्यू आर्म कहा जाता है, जबकि इसमें पी और क्यू आर्म नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं। और फिर उसके बाद अगर एक आर्म बिल्कुल ही छोटा है, यानी पी आर्म बहुत छोटा और क्यू आर्म बहुत बड़ा है, इसको हम एक्रोसेंट्रिक, या इसका एक और नाम सब टीलोसेंट्रिक भी होता है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और पार्ट है जिसके अंदर आपको दूसरा आर्म दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही आर्म दिखाई दे रहा है, इसको हम टीलोसेंट्रिक का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेप्लिकेटेड सेंट्रोमेयर कहा गया है। भाई देखो, ये इसका मतलब ये होता है कि जब सेल क्रोमोसोम्स की ये फॉर्म, इस तरह का स्ट्रक्चर तभी विजिबल होगा जब आपके पास सेल डिवाइड हो रहा हो, सही है। और सेल डिवाइड जब हो रहा होता है तो याद रखना, ये एक पेरेंट सेल है, और इस पेरेंट सेल में ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम है, इसके 2 क्रोमेटिड है। अब जब ये डिवाइड होगा ना बेटा, तो अब ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ताकि ये जो डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम जाएगा वो सिंगल क्रोमेटिड वाला जाएगा, सही है। फिर ये डॉटर सेल ग्रो करेगा और अपने दोनों दूसरे क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन भी करेगा। तो ये जो डिवाइडिंग फेज है, माइटोसिस है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो क्रोमेटिड है ये आधा हो गया। अब देखो, इस क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड है, इसको हम कितना, इस क्रोमोसोम को कितना काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। और इस क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड है, इसको भी हम 1 काउंट करेंगे। तो याद रखना, क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं उस नंबर को हम कभी भी नंबर ऑफ क्रोमेटिड से काउंट नहीं करते, उसको हम उसके सेंट्रोमेयर से काउंट करते हैं, सही है। अच्छा, अब बेटा क्योंकि यहाँ पे जब डिवीजन हो रही होती है तो ये सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है, ताकि ये दोनों आर्म्स एक दूसरे से, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, तो तभी यहाँ पे लिखा हुआ है रेप्लिकेटेड सेंट्रोमेयर। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके पास जो है
फर्दर क्या बात लिखी गई है इसी की कंटिन्यूएशन में, देखो कि भाई क्या कह रहा था कि ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल थ्रेड व्हिच आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। सही है, मैंने अभी आपको बता दिया सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। ईच क्रोमैटिड्स कंटेन अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। मैंने आपको ये बता दिया सेंट्रोमेयर क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमेयर के बिहाफ पे चार टाइप्स होते हैं, मेटासेंट्रिक एंड सब टीलोसेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये याद रखना टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं होते। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स। भाई सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं। अब जो समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियोलस। मैंने अभी भी आपको बताया कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इस जिसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं, जो कहाँ से बनता है, न्यूक्लियोलस से बनता है। और ये कब बनता है, ड्यूरिंग इंटरफेज। अब ये इंटरफेज कौन सा फेज है भाई, यहाँ पे आपको ये डिस्कस किया है कि भाई जब सेल डिवाइड होता है तो डॉटर सेल्स बनते हैं, और उस डॉटर सेल्स में आपके पास जो क्रोमोसोम्स आता है वो सिंगल क्रोमैटिड वाला आ जाता है, सिंगल क्रोमैटिड वाला आ जाता है। अब ये सिंगल क्रोमैटिड वाला जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास ये अपने आप को यानी इसकी रेप्लिकेशन होती है और ये डिवाइड होके मेच्योर होता है, और जब मेच्योर होता है तो ये अपने आप को डबल क्रोमैटिड में कन्वर्ट कर लेता है। सही है, डबल क्रोमैटिड में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये जो फेज होता है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। सही है भाई, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। अच्छा भाई, तो ये बात याद रखना कि भाई ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन इंटरफेज में होती है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर ये आपको सैटेलाइट टीलोमर्स का मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे पास हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे भाई क्रोमोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। तो टॉपिक है 21.1 22.1.3.1। अच्छा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की केमिकल कॉम्पोजिशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सही, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स है क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे याद रखना, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए, जिसमें 40% डीएनए और 60% आपका प्रोटीन मौजूद होता है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट। अब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए आल्सो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 40% डीएनए 60% प्रोटीन है, दोनों मिला के तो 100% हो गए, तो आरएनए की तो जगह ही नहीं बची। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। अब एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, ड्यू टू साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। अब भाई कह रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है, और उस आरएनए की प्रेजेंस की वजह बताई गई है क्योंकि आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे होती है। बट आरएनए इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, यानी आरएनए क्रोमोसोम्स का हिस्सा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपके पास आरएनए की फॉर्मेशन इधर ही हो रही होती है, तो आपके पास आरएनए का एक अमाउंट, जब आप क्रोमोसोम्स की एनालिसिस करोगे, केमिकल एनालिसिस करोगे, तो उसमें आपको डीएनए और प्रोटीन के साथ आरएनए का सैंपल भी मिलेगा। लेकिन आरएनए क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आरएनए वहां सिंथेसाइज हो रहा है, जिसकी वजह से वो उसमें आ जाता है। अच्छा भाई, एक एमसीक्यूज आपके पास क्या आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूएंट। इनमें से कौन सा पार्ट है जो क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूएंट का हिस्सा नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड। अब भाई न्यूक्लिक एसिड को तो आप नहीं कह सकते क्योंकि डीएनए तो होता है क्रोमोसोम्स का पार्ट, तो न्यूक्लिक एसिड तो होगा। और प्रोटीन, प्रोटीन भी होता है, तो आरएनए नहीं होता भाई इसके अंदर, जैसे अभी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है यहाँ पे, द हाईली कंडेंस्ड डबल स्टैंडर्ड वेरी लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। अब भाई कह रहा है कि भाई बहुत डबल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है हाईली कंडेंस और बहुत लंबा सा डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, विच इज अनब्रोकन through the entire length of a chromosome. If the strand of DNA from a single set of human chromosome were laid out in a straight line, it would be 7 feet 2 meter long. अब देखो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये कह रहा है कि भाई अगर ऐसा नहीं हो, एक ही क्रोमोसोम हो और जितना डीएनए होता है उन सबसे मिलके बनाओ,
तो वो उसकी लेंथ तकरीबन 7 फीट या 2 मीटर के बराबर होगी। अब ये इतना लंबा डीएनए जो होता है, ऑब्वियसली क्रोमैटिन जो होता है वो तो इतना लंबा सा होता है, वो डीएनए आपके पास सेल में, छोटे से सेल में कैसे फिट हो जाएगा। तो अब उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आगे उसी की कंटिन्यूएशन में कह रहा है, नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ इज द कॉइलिंग ऑफ लॉन्ग डीएनए फाइबर अचीव। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे इतना 7 फुट का जो डीएनए है ये आपके छोटे से सेल में कैसे होगा, ऑब्वियसली कॉइल होके होगा। अगर आपको लंबा सा धागा दिया जाए तो वो आप मोड़ के जेब में रखोगे, कॉइल करके रोल करके जेब में रखोगे, उसी तरह से डीएनए की कॉइलिंग भी होगी। लेकिन डीएनए की कॉइलिंग कैसे होगी, तो भाई उसी को आंसर यहाँ पे किया गया है कि भाई ऑन एग्जामिनेशन, जब हम एग्जामिन करते हैं, क्या एग्जामिन करते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज फाउंड एट फाउंड लाइक स्ट्रिंग ऑफ बीड। स्ट्रिंग ऑफ बीड का मतलब है तस्बीह के दाने की तरह जो है ना ये नजर आ रहा होता है कि भाई इस तरह से एक जो है ना ये इस तरह से ये स्ट्रिंग ऑफ बीडेड अपीयरेंस इस तरह से ये नजर आ रहा होता है। वेयर 200 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे याद रखो क्या कह रहा है यहाँ पे। इट सेज के भाई ये जो आपके पास ये जो एक बीड बन रही है, जो चेन ऑफ बीड है, स्ट्रिंग ऑफ बीड है, इस बीड में आपके पास ये जो डीएनए है 200 न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए का वो फोल्ड होता है किसके अराउंड, एक ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। यानी होता ये है कि भाई ये जो बीड है ये बीड असल में हिस्टोन के ऑक्टामर से बना है, और इस ऑक्टामर के अराउंड जो फोल्डिंग हो रही होती है, ऐसे समझो इस तरीके से, मिसाल के तौर पे कि भाई ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन में क्या है 8 आपके 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलके, देखो भाई ऐसे ये आपका, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि भाई ये आपका एक हिस्टोन प्रोटीन है जो कि 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 ये आ गए, फिर 4 ये आ गए, ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों मिलने के बाद आपका हिस्टोन का ऑक्टामर बनता है, सही है। और डीएनए का स्ट्रैंड इसी के अराउंड कॉइल होता है। तो जो एक पूरी कॉइलिंग हो रही है, ये एक पूरी कॉइलिंग हो रही है, मैं यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ कि भाई ये जो एक हिस्टोन प्रोटीन है, अब इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये देखना भाई इस डायग्राम पे, ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये इट सेज कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो ये हिस्टोन का ऑक्टामेर है, इसके पास जो एक पूरा कॉइल बन रहा है, ये एक पूरा कॉइल है, ये एक समझ रहे हो बात। तो इसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड है, सही है, ये बताया गया है यहाँ पे। अब ये कॉइल कैसे होता है कि भाई यहाँ पे किस तरह से कॉइल होता है, विच आर स्मॉलर इन साइज विद हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमाइन। अच्छा अब ये कह रहा है कि भाई ऑक्टामर के बारे में बता रहा है कि भाई ये जो स्टोन प्रोटीन है छोटा सा साइज का होता है, इसमें बेसिक अमाइनो एसिड कौन से, आर्जिनिन और लाइसिन। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन से अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं स्टोन के ऑक्टामर में, ज्यादातर आर्जिनिन और लाइसिन जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है, बेसिक नेचर वाले हैं, एसिडिक या न्यूट्रल 3 किस्म का अमाइनो एसिड होता है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो बेसिक इनकी नेचर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू बेसिक अमाइनो एसिड, सही है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से। अब भाई दोबारा इधर आ जाओ, डीएनए में क्या होता है, एक पेंटोज शुगर है जिसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और कार्बन नंबर 5 पे आपका फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। अब इस फॉस्फेट में ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने की वजह से उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और इस स्टोन के ऊपर बेसिक नेचर की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, सही है। तो द न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन कोर दस एक्ट एज मैग्नेटिक फॉर्म्स, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद जो है ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। भाई देखो एक हिस्टोन का ऑक्टामर और ये जो 200 न्यूक्लियोटाइड की कॉइलिंग है, इससे आपका एक न्यूक्लियोसोम बनता है, समझ रहे हो बात। ये इससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो अब देखो इस, अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई डीएनए स्टैंड कॉइल्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर।
डीएनए का जो स्टैंड है वो स्टोन ऑक्टामर के अराउंड क्यों कॉइल होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि भाई स्टोन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से, और आप लिखोगे भी इन अमाइनो एसिड्स के नाम, आर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है, इनकी वजह से ये बेसिक अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से स्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर आप बताओगे कि भाई डीएनए के ऊपर फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों की में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है और एक कॉइल बनता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सही है भाई। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखो भाई कि ये आपका हिस्टोन प्रोटीन बन गया, ये ऑक्टामर बना इसका, और ये डीएनए की कॉइलिंग इसके अराउंड हो जाती है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इस डायग्राम, ये किताब की डायग्राम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। ये मैं डिटेल में आगे के वीडियोस में डिस्क्राइब करूंगा। अब ये डीएनए है जो कि आपके पास ये हिस्टोन के अराउंड कॉइल हो रहा है। भाई देखो यहाँ पे ये डीएनए आया, ये न्यूक्लियोसोम, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है और इसके अराउंड कॉइल हो रहा है, और ये कॉइल होके क्या बना, न्यूक्लियोसोम। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं, और एक जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं तो आपके पास उसमें फिर एक चेन बनती है, बीडेड चेन बनती है, और वो बीडेड चेन मजीद एक दूसरे के ऊपर सुपर कॉइल होता है। यानी मिसाल के तौर पे कि आपके पास ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके अराउंड जो है आपका डीएनए जो है वो कॉइल हो रहा है, तो ये आपके पास एक चेन बन गई, ये चेन बन गई। अब ये चेन मजीद कॉइल होगी दोबारा एक दूसरे के ऊपर, सही है ना, तो इसको हम कहेंगे सुपर कॉइलिंग। तो और फिर वो सुपर कॉइलिंग के बाद क्रोमैटिन बनेगा, और फिर उसके अंदर मजीद कंडेंसेशन होगी तो आपका क्रोमोसोम बनेगा। तो यहाँ पे भी बता रहा था कि भाई आपके पास जो क्रोमोसोम होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। अब वो 3 स्टेजेस क्या होते हैं बेटा, हम जरा उसको देखते हैं कि वो 3 स्टेजेस हमारे पास क्या क्या है। तो ये 3 स्टेजेस का यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहले बता रहे हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन, पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एस फेज। अच्छा देखो आपको बताया था इंटरफेस, याद है, इंटरफेज में वो पार्ट होता है कि भाई देखो ये आपका पेरेंट सेल है, सही है, पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ और डॉटर सेल बने। अब डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स गए वो सारे सिंगल क्रोमैटिड है। अब ये डॉटर सेल्स की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के दौरान अब ये ग्रोथ के बाद ये जो नया सेल बनेगा ये दोबारा डिवाइड होगा। तो ये जो ग्रोथ के बीच का जो फेज है ना इसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है G1 फेज, G1 फेज, फिर एक होता है S फेज, और फिर होता है G2 फेज। G1 फेज के अंदर सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसने डीएनए की सिंथेसिस करनी है। क्योंकि भाई जब ये सेल डिवाइड हुआ है तो ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमैटिड जो है वो आधे हो गए, यानी इसको डबल क्रोमैटिड बनाना है। डबल क्रोमैटिड के लिए डीएनए सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो ये G1 फेज में वो तमाम एंजाइम्स, वो प्रोटीन, उन सब की सिंथेसिस करता है जो कि उसको S फेज में यानी डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए। फिर उसके बाद G2 फेज में अब वो डीएनए सिंथेसाइज कर लिया, क्रोमैटिड डबल हो गए, अब उसको सेल डिवाइड करना है। तो G2 फेज में वो क्या करता है, फिर सेल डिवीजन के लिए जो जिन प्रोटीन्स की, जिन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये उन मॉलिक्यूल की, उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। तो इन सबको मिला के कलेक्टिवली हम इंटरफेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि भाई न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन कब होती है, इंटरफेस यानी एस फेज के अंदर, सेल साइकिल के एस फेज के अंदर, आफ्टर जस्ट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है उसके बाद आपका वो ये कॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि डीएनए बन गया, अब उसको क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा भाई क्या कह रहा है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन कोर व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। भाई नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल होता है और न्यूक्लियोसोम बनता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। Each nucleosome linked by a small segment of DNA called linker DNA 2 नैनोमीटर थिक। अच्छा अब यहाँ पे देखो भाई, ये आपके पास ये एक न्यूक्लियोसोम है, देखना भाई यहाँ पे गौर से, ये एक न्यूक्लियोसोम है हिस्टोन, और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। इन दोनों के बीच में ये छोटा सा डीएनए आ रहा है ना, ये वाला, ये जो छोटा सा डीएनए का पार्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लिंकर। इसको कहा गया लिंकर डीएनए, सही है, और इसकी थिकनेस बताई गई है 2 नैनोमीटर की। देखो भाई यहाँ पे थिकनेस बताई गई 2। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई लिंकर डीएनए के अंदर उसकी थिकनेस क्या होती है। अच्छा भाई
इसके बाद क्या कह रहे हैं, इन दिस वे अ चेन ऑफ बीड अपीयरेंस इज फॉर्म, जिसको हम न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहते हैं। अब ये आपके पास बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइलिंग होती गई और एक चेन बन गई, और इस चेन ऑफ बीड है या चेन ऑफ बीडेड अपीयरेंस है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहते हैं, जिसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर है। अब देखो इस ओवरऑल चेन की थिकनेस 10 नैनोमीटर है, ये जो बीच बीच में लिंकर डीएनए इसकी थिकनेस 2 नैनोमीटर है। तो ये आपके पास न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बन गई, सही है। अगला होता है क्रोमैटिन फाइबर। अब क्रोमैटिन फाइबर कैसे बनेगा, क्या कह रहा है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बिगिन टू कॉइल अगेन at its axis. In this way, another thick fiber 30 nanometer is formed called chromatin fiber. अब ये जो है ये आपके पास ये न्यूक्लियोसोम जो बने थे ये अपने ही एक्सिस में, यानी जैसे भाई धागा है, आपने उसको ऐसे उसको उसमें कोई गिठान बांध दी और वो अपने ही एक्सिस में देख लो उसकी फोल्डिंग होते जा रही है। तो अब ये फोल्ड होने के बाद देखो ये इस तरीके से ये फोल्ड होता जा रहा है, और ये फोल्ड होने के बाद एक चेन बना रहा है, समझ रहे हो ना बात। तो ये इस तरीके से अब देखो ये एक चेन और बन गई, तो आप इसको ऐसे समझो, ये एक, अब ये सुपर कॉइलिंग की वजह से, तो भाई अब ये जो चेन बनी है उसकी थिकनेस बढ़ गई है, दैट इज 30 नैनोमीटर, और उसको हम कह रहे हैं क्रोमैटिन फाइबर। ड्यूरिंग G2 फेज ऑफ इंटरफेस क्रोमैटिन फाइबर शोन टू रीजन। अब G2 फेज आपको पता है ये वाला फेज G2 फेज है, इसमें दो रीजन क्रोमैटिन फाइबर के दिखते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन, सही है। अब ये हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में क्या कह रहा है, इज हाईली कंडेंस एंड अनएक्सप्रेस व्हाइल यूक्रोमैटिन इज नॉन कंडेंस, इट बिकम कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, द जीन ऑफ यूक्रोमैटिन एक्सप्रेस एंड एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। अब भाई ये कह रहा है कि क्रोमैटिन फाइबर के अंदर दो रीजन बनते हैं, एक बहुत ज्यादा कंडेंस रीजन बन जाता है जिसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, जो जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा दब चुके हैं एक दूसरे के साथ, बहुत कंडेंस हो चुके हैं। और जो यूक्रोमैटिन होता है वो नॉन कंडेंस रीजन होता है, वो स्मूथ होता है, लीनियर होता है, और उसकी कंडेंसेशन सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान होती है, सही है। क्या लिखा हुआ है, इट बिकम कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इसके जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, सही है। तो अब ओवरऑल अब अगर आप देखो कि भाई सबसे पहले कि भाई आपके पास न्यूक्लियोसो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामेर बना, उस ऑक्टामेर के अराउंड डीएनए की कॉइलिंग हुई, तो उस एक ऑक्टामर के अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड कॉल होते हैं, तो न्यूक्लियो कॉइल होते हैं, तो न्यूक्लियोसोम बनता है, और न्यूक्लियोसोम की चेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, जिसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर होती है। और हर न्यूक्लियोसोम के बीच में छोटे छोटे से डीएनए होते हैं जिसको हम लिंकर डीएनए का नाम देते हैं, जिसकी थिकनेस जस्ट 2 नैनोमीटर होती है। और फिर उसके बाद ये जो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग है ये अपनी एक्सिस में दोबारा कॉइल होता है और इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है, जिसको जो कि 30 नैनोमीटर के करीब हो जाती है। अब ये जो चेन बना है इसकी सुपर कॉइलिंग से, जिसको हम क्रोमैटिन सॉरी सुपर कॉइलिंग अभी नहीं हुई, अब इसकी फर्दर कॉइलिंग से जो हमारे पास चेन बना है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, जिसकी थिकनेस 30 नैनोमीटर। अब इस क्रोमैटिन फाइबर के दो रीजन्स बनते हैं, एक हेट्रोक्रोमैटिन जो बहुत ज्यादा कंडेंस रीजन होता है वो हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है, वो नॉन एक्सप्रेसिव होता है, और जो स्मूथ रीजन होता है जो कि बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं है, नॉन कंडेंस है, वो यूक्रोमैटिन कहलाता है, और ये भी एक्सप्रेसिव रीजन होता है। लास्ट स्टेज है सुपर कॉइल फॉर्मेशन टू फॉर्म क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स बनेंगे तो क्रोमोसोम बनेगा। अब सुपर कॉइलिंग कैसे होती है, ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, प्रोफेज के दौरान भाई जब ये इंटरफेज गुजर गया, अब सेल ने डिवाइड होना है, सेल की डिवीजन के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, सही है। तो प्रोफेज के दौरान क्रोमैटिन फाइबर जो है ना वो क्या होता है, स्टार्ट्स हायर ऑर्डर ऑफ कॉइलिंग, फॉर्म अ सुपर कॉइल स्ट्रक्चर। अब देखो ये एक कॉइल के बाद, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको दिखाया ना कि एक चेन बन गई, अब ये जो चेन बन गई है ना ये चेन ऐसी है, अब इस चेन की दोबारा से कॉइलिंग हो रही है, समझ रहे हो बात, इस तरीके से ये दोबारा से ये आपका क्रोमैटिन दोबारा से एक दूसरे के अराउंड कॉइल हो रहा है, और ये कॉइलिंग के बाद एक चेन बन रही है। तो ये जो कॉइलिंग हो रही है जिससे थिकनेस मजीद बढ़ जाती है, क्या कह रहा है, सुपर कॉइलिंग के बाद 300 नैनोमीटर बढ़ जाती है।
इमीडिएटली सुपर कॉइलिंग डेवलप इनटू क्रोमेटिड ऑफ 700 नैनोमीटर। भाई अब देखो यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट हाईली ऑर्डर ऑफ कॉइलिंग फ्रॉम अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ 300 नैनोमीटर। अब भाई ये जो क्रोमेटिन फाइबर था इसकी सुपर कॉइलिंग के बाद जो चेन बनी थी दैट वाज 300 नैनोमीटर जिसकी थिकनेस थी। और उसके बाद जो इमीडिएटली सुपर कॉइल डेवलप इनटू क्रोमेटिड, जब उससे वो क्रोमेटिड डेवलप होता है तो जिसकी थिकनेस आपके पास क्या बन जाती है 700 नैनोमीटर, यानी इसकी कॉइलिंग होती जा रही है। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम है ना कि भाई ये कॉइलिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके पास ये देख रहे हो यहाँ पे कि भाई ये इसकी कॉइलिंग है। अब देखो ये मजीद कॉइल हो रहा है। अब देखो ये हेट्रोक्रोमैटिन बन गया था, इसकी मजीद कॉइलिंग हुई, सुपर कॉइलिंग हुई। अब उसके बाद ये जो मजीद कॉइलिंग होने के बाद इसकी जो लेंथ, इसकी जो थिकनेस बन रही है किसकी, क्रोमैटिड्स की, इसकी थिकनेस जो है 700 नैनोमीटर बनती है। जबकि सुपर कॉइलिंग के बाद जो थिकनेस इसकी बनी थी वो थी 300 नैनोमीटर। यानी फाइनल प्रोडक्ट की जो आपके पास थिकनेस होती है दैट इज 700 नैनोमीटर। सही है भाई। तो आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर एक छोटा सा ओवरव्यू करें, भाई डीएनए है, कॉइल हुआ हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, न्यूक्लियोसोम बना। अब ऐसे एक बीडेड चेन बन गई तो ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहेंगे, 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। फिर उसके बाद ये आपस में एक दूसरे के ऊपर रिकॉइल हुए तो उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर बने, सही है, जिसकी थिकनेस 30 नैनोमीटर है। और फिर वो क्रोमैटिन फाइबर एक साथ सुपर कॉइल हुए और उस सुपर कॉइलिंग की थिकनेस आपके पास 300 नैनोमीटर है। और उस सुपर कॉइलिंग के बाद आपका क्रोमैटिन बना जिसकी थिकनेस 700 नैनोमीटर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम जीन और लोकस इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई डू होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह।